प्रिय मित्रों और सभी छात्रों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुमार लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुषाण मूर्ति कला। कुषाण मूर्ति कला में दो शैलियाँ आती हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो पहले हम आज गांधार शैली को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत को उद्भव, क्रम, विशेषताएँ और जिससे निर्मित हुई हैं उस मसाले के बारे में जानेंगे और मूर्तियों के बारे में जानेंगे। तो कुषाणों के बारे में पहले थोड़ा बात करते हैं। कुषाण मूर्ति कला के बारे में, इसे कुषाण मूर्ति कला क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कुषाण सम्राट हम जानते हैं, ये सब यूची जाति जो थी वो चीनी तुर्किस्तान में इसी कुल झील के किनारे रहती थी। ये 184 से 165 ईसा पूर्व की बात है। उस समय जहाँ पर ह्यूनो नामक जाति ने यूचियों को पराजित किया और उनके प्रदेश पर अधिकार कर लिया। नए प्रदेशों की खोज में यूची पश्चिम की तरफ बढ़े और उन्होंने बूसुन पर आक्रमण करके उसके राजा को मार डाला। अब बूसुन के राजा ने ह्यूनो नामक जाति का सहारा लिया और यूची पर आक्रमण किया। पराजित होने के पश्चात यूची ताहिया प्रदेश में पहुंचे, जहां के निवासियों को उन्होंने सरलतापूर्वक हरा दिया और बैक्ट्रिया और सबडियाना पर अधिकार कर लिया। और इसके पश्चात यूचियों ने जो 5 शाखाओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक का नाम था कुई शुआंग अर्थात कुषाण। तो इसी शाखा के क्यूजुकियो अर्थात कुजुल कैटफिसेस ने अन्य शाखाओं को पराजित किया। तभी से यूचियों की समस्त शाखाएं मिलकर कुषाण नाम से विख्यात हुई। कैटफिसेस प्रथम के समय में कुषाणों ने गांधार, पंजाब और तक्षशिला पर अधिकार स्थापित कर लिया था। कैटफिसेस द्वितीय और कनिष्क के समय कुषाण साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, जिसमें कश्मीर, मथुरा, गंगा घाटी और बिहार भी सम्मिलित थे। अर्थात अफगानिस्तान से लेकर भारतवर्ष तक कुषाणों का राज्य एक महान विशाल साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था। जिसमें कुषाण सम्राट कनिष्क के बारे में हम सभी जानते हैं। वो एक महान निर्माता था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 13 मंजिलों का एक टावर बनाया था जो 400 फुट ऊंचा था। गांधार और मथुरा कुषाण युग के प्रमुख कला केंद्र थे। इन केंद्रों में कला की 2 शैलियाँ विकसित हुई, जो अपने केंद्र के नाम पर गांधार शैली और मथुरा शैली नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अब गांधार शैली को देख लेते हैं। तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म के क्षेत्र में जिस प्रकार महायान शाखा का उदय हुआ था, उसी प्रकार भारतीय कला के क्षेत्र में एक नई शैली का नाम गांधार शैली पड़ा। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख मोटी ऊन वाली भेड़ों के संबंध में मिलता है, जबकि पाणिनि ने गांधार का उल्लेख महाजनपद के रूप में किया है। और हम सभी जानते हैं कि 16 महाजनपदों के रूप में गांधार का नाम हम सब पढ़ते हैं, आप सब ने पढ़ा। कनिंगन में पश्चिम में लंपाक तथा नगरहार, पूर्व में सिंधु नदी, उत्तर में स्वात एवं दक्षिण में कालीबाग पहाड़ी तक गांधार प्रदेश की सीमाएं बताई हैं। स्वात, काबुल और सिंध नदियों से घिरा हुआ प्रदेश गांधार प्रदेश कहलाता था। और इस पर एक गांधार उस राजमार्ग के बीच में पड़ता था जो तक्षशिला, भारत से मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग को मिलाता था। इस राजमार्ग का एक हिस्सा ओरहिंद, शहबाजगढ़ी होता हुआ होती मर्दान एवं 4 सद्दा से जोड़ता था। अर्थात काबुल से लेकर ये बिहार तक का ये मार्ग बना हुआ था। कुषाण सम्राट कनिष्क के समय पेशावर से सिंधु को जोड़ने वाला एक नया पथ निकाला गया। यह नया पथ पेशावर से पुष्कलावती होता हुआ कपशिया और बामिया की घाटी से गुजरकर फोंडुकिस्तान के द्वारा बहलीक तक जाता था। बहलीक को हम लोग मेहरावली के चंद्र के संदर्भ में पढ़ते हैं, बहलीक विजय को। अतः तक्षशिला, पुष्कलावती, नगरहार, स्वात घाटी, कपिशा, बामिया और बैक्ट्रिया, ये 7 केंद्र गांधार कला के 7 प्रमुख केंद्र बन गए, जहाँ से और ये भौगोलिक दृष्टि से गांधार प्रदेश ऐसी जगह स्थित था जहाँ भारतीय, यूनानी, रोमन और चीनी संस्कृतियों का मिलन होता था। अर्थात सभी देशों से लोग यहाँ पर आते थे। अतः इस स्थान की कला में पूर्व और पश्चिम की कला का समन्वय हुआ। पाश्चात्य कला जगत में इस शैली की महत्ता का श्रेय लिटनर महोदय को जाता है। और इसके पहले ही जेम्स प्रिंसप ने इस कला के कुछ पक्ष प्रकाशित किए थे, पर दुर्भाग्यवश इनकी व्याख्या इतनी कटु थी कि इनका अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सका और बहुत समय तक इस कला के विषय में सब मौन रहे। 1870 में जब लिटनर ने
इस कला से संबंधित सामग्री लेकर इंग्लैंड गए तब आश्चर्यजनक रूप से एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता ने साहस किया और पेशावर के समीप से लिटनर तथा अन्य लोगों द्वारा एकत्र सामग्री पर ग्रीक कला के प्रत्यक्ष प्रभाव को समझने में स्वयं को असमर्थ घोषित किया। कला की परंतु थोड़े ही समय में अत्यंत तीव्रता से अनेक प्रमाण एकत्र होने पर संदेह की कोई संभावना न रही। तब प्रोफेसर कर्टियस ने यह घोषणा की कि इस खोज से ग्रीक कला के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ है। इस कला के अध्ययन में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी पाश्चात्य कलाविदों ने और कला की इस शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक रोमन कला का विशेष प्रभाव है। अतः कलाविदों ने इस शैली को इंडो ग्रीक, ग्रीसो रोमन तथा इंडो हेलेनिक नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो स्मिथ ने इस शैली की मूर्तियों का प्रधान विषय बौद्ध धर्म होने के कारण इसे ग्रीको बुद्धिस्ट शैली नाम दिया और गांधार प्रदेश में विकसित और प्रचलित होने के कारण इसका नाम गांधार शैली ही सर्वाधिक प्रचलित हुआ। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस कला का उद्भव प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। यद्यपि यह कला अधिकांश भारतीय प्रेरणा से उद्भूत हुई, तथापि फिर भी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति के कारण इसमें यूनानी, रोमन और ईरानी तत्वों की बहुलता रही है। गांधार कला की निर्माण शैली में यूनानी और रोमन प्रभाव अत्यधिक है। कभी कभी इसमें चीनी प्रभाव भी चीनी इतिहासकार काका काकुरा ने कहा है, लेकिन उनके बहुत कम ऐसे प्रमाण मिले हैं, तो इस पर चीनी प्रभाव नहीं माना जा सकता। गांधार कला का तिथिक्रम और काल निर्धारण अब देख लेते हैं। गांधार कला के तिथिक्रम और विकास के संबंध में विद्वानों में विभिन्न मत हैं, अर्थात वो एक मत नहीं है सबका। तो इसका कारण अधिकांश कलाकृतियों पर तिथियों का अभाव है। ऐसी मूर्तियाँ बहुत कम हैं जिन पर तिथियाँ अंकित हैं, जिनमें हष्टनगर की बुद्ध मूर्ति पर 384 वर्ष, लौरिया तंगई की बुद्ध मूर्ति पर 399 वर्ष और ममानी ढेरी के बुद्ध मूर्ति पर 89 वर्ष अंकित है। तिथिक्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो आरंभिक गांधार कला को गौतम बुद्ध की पहली आकृति एक धातु मंजूषा पर प्राप्त हुई है, जिस पर कनिष्क के शासनकाल का प्रथम वर्ष 78 ईस्वी अंकित है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय का है। यह मंजूषा 4 सप्ताह के दक्षिण में काबुल नदी के पास शाहजी की ढेरी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कनिष्क द्वारा निर्मित महास्तूप के धातु गर्भ से प्राप्त हुई है। 7.5 इंच ऊंची इस ताम्र मंजूषा पर, मंजूषा डब्बे को कहते हैं, और सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मंजूषा पर अंकित बुद्ध की आकृति बैठी हुई है, जिसके दोनों ओर 2 खड़ी मूर्तियां अंजलि बुद्ध मुद्रा में प्रदर्शित की गई हैं। पद्मासन में स्थित पीछे प्रभामंडल है बुद्ध के, तथा नीचे ढक्कन की जमीन पर खिले हुए कमल की पंखुड़ियाँ चित्रित हैं। दाहिनी ओर मूर्ति इंद्र की है और बाईं ओर ब्रह्मा की मूर्ति है, जो हाथ जोड़े खड़े हैं। मंजूषा या डब्बा के चारों ओर माला कंधों पर उठाए हुए छोटे छोटे यक्षों का चित्रण है। माला की लचक के बीच में अभय मुद्रा में हाथ उठाए हुए बुद्ध आसीन हैं, जिनके एक ओर सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्रमा का अंकन हुआ है। मंजूषा पर अंकित लेख में उसके बनाने वाले का नाम अगिशल, जो यूनानी नवकार्मिक था, इसका अनामोल लेख हुआ है। इस मंजूषा की बनावट से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह मंजूषा कनिष्क द्वितीय के बाद की है, किंतु डॉक्टर लोहिजन ने निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि यह मंजूषा कनिष्क प्रथम के समय की है। इस पर बनी हुई बुद्ध की आकृति के बाल पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, उनका उत्तरी सारे शरीर को ढके हुए हैं तथा पैर एक दूसरे पर चढ़े हैं। ये सब विशेषताएं इस मंजूषा की प्राचीनता को सिद्ध करती हैं। अब इसके अतिरिक्त सिरमुख का शिरोधान स्तूप और धर्मराज का तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप भी तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इसमें भी प्राथमिक काल की विशेषताएं विद्यमान हैं, जैसे कि बुद्ध के मुख पर मूछें प्रदर्शित की गई हैं, उनकी घूरती हुई आँखें, छोटा प्रभामंडल और सांकेतिक भाषा का प्रयोग, यह सब काफ़ी प्राचीन अर्थात आरंभिक मूर्तियों के समय में ही अंकन किया जाता था। प्रारंभिक गांधार कला में मूर्तियों की अपेक्षा दृश्यों का अंकन अधिक किया जाता था, जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित होते थे, जैसे माया देवी का स्वप्न, यशोधरा का विवाह, महाभिनिष्क्रमण, तपश्चर्या, माँ कन्याओं द्वारा तपभंगी की चेष्टा, संबोधि, इंद्र एवं ब्रह्मा द्वारा बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना करना,
धर्मचक्र परिवर्तन, राहुल को दीक्षा, अंगुलीमान का हृदय परिवर्तन, देवदत्त द्वारा बुद्ध का पर घातक प्रहार, बुद्ध द्वारा नलगिरी हस्ती का को वश में करना, स्वर्ग से बुद्ध का अवतरण, आम्रपाली द्वारा आम्रवन का दान, अनाथ पिंडक द्वारा श्रावस्ती में जेतवन का दान, कपियों द्वारा बुद्ध को मधुदान, महापरिनिर्वाण, धातु विभाजन, धातु पूजा, त्रिरत्न पूजा आदि घटनाओं का इन दृश्यों में सजीव अंकन हुआ है। अब हम तिथिक्रम की दृष्टि से अगर दूसरी सोपान में आते हैं, दूसरी सीढ़ी पर आते हैं, तो ममानी ढेरी से प्राप्त उस दृश्य की गणना की जा सकती है जिसमें इंद्र द्वारा बुद्ध का दर्शन करते हुए इंद्र दिखलाए गए हैं। इस दृश्य की कलात्मकता पूर्वोल्लिखित कृतियों से अधिक विकसित है और गांधार कला के उत्कर्ष को प्रकट करती है। इसकी बनावट अत्यंत सुंदर है। अंगों की भंगिमा, वस्त्रों का संवेदनात्मक चित्रण तथा पशु और मानव जगत का विस्तार, ये सभी विशेषताएं ममानी ढेरी की मूर्ति में विद्यमान है। बुद्ध की मूर्ति भी अधिक विकसित है। अधिक खुली हुई उनकी आंखें हैं, अर्धोन्मिलित नेत्र, सादा और विस्तृत प्रभामंडल और मूछों का न होना परवर्ती काल के प्रतीक हैं। कला के तीसरे चरण में बुद्ध की दो प्राचीन खड़ी मूर्तियां आती हैं, जिसमें एक लौरिया तंघई की मूर्ति है जिस पर 318 वर्ष अंकित हैं तथा दूसरी हष्टनगर की मूर्ति जिस पर 384 वर्ष अंकित है। ये दोनों तिथियां किसी अज्ञात संवत की हैं। लौरिया तंघई की मूर्ति में बुद्ध का एक मोटा वस्त्र पहने दिखाए गए हैं, जबकि हष्टनगर की मूर्ति में बुद्ध के वस्त्र पारदर्शी हैं। तो इस पर विवाद है विद्वानों में कि ये कब की हैं। तो गांधार कला का स्वर्ण युग लगभग दूसरी शती के मध्य से चौथी शती के आरंभ तक माना जा सकता है। इस समय की मुख्य कृतियों में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां हैं जो कला की उत्कृष्टतम देन है। इनमें अर्धोन्मिलित आंखें, लहरदार बाल, विकसित बड़ा प्रभामंडल, उत्तरी के चुन्नटों का स्वाभाविक चित्रण इनकी कला के विकास को उत्कृष्टतम सीमा पर रख देते हैं। इसी युग में बोधिसत्व पूजा की परंपरा चली और बोधिसत्व बुद्ध की पूर्व जन्मों के चित्रण हैं और ये बुद्ध मूर्तियाँ या तो पार्षदों के रूप में अथवा स्वतंत्र अस्तित्व में पूजी जाने लगीं। इन मूर्तियों में बोधिसत्व धोती पहने हुए, भारतीय शैली में कंधे पर उत्तरी रखे हुए, राजाओं के समान मुकुट और आभूषण धारण किए हुए तथा जूते पहने हुए दिखाए गए हैं। गांधार कला के विकास में इस काल में बोधिसत्व को अनेक रूपों में व्याख्यायित किया गया है, जिसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता पुस्तक हाथ में लिए हुए हैं, मंजुश्री और अमृत घट लिए हुए मैत्रेय विशेष हैं। गांधार कला के अंतिम चरण में बुद्ध की वे मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं जो धर्मचक्र परिवर्तन और व्याख्यान मुद्रा में हैं। इन मूर्तियों के दाहिने कंधे और पांव वस्त्रहीन हैं और बाल अधिक घुंघराले बनाए गए हैं। इस काल में गांधार मूर्तियाँ रूढ़ हो चली और उनमें ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगे। अब स्वाभाविकता के स्थान पर आदर्श का पुट अधिक हो गया। गांधार कला में बुद्ध के अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण देवी देवताओं का भी अंकन हुआ है और इसमें क्रीड़ारत सुंदरियों तथा शालभंजिकाओं का भी सुंदर अंकन हुआ है। और इसमें ब्राह्मण देवी देवताओं में लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित पंचक कुबेर ललितासन मुद्रा में स्थित हैं और मंजूषा के ढक्कन पर बुद्ध और इंद्र के साथ ब्रह्मा भी बनाए गए। और इसमें हारीति नामक जो शहरी बहलोल से प्राप्त हुई है, कुबेर और हारीति की युगल मूर्ति हैं। हारीति शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। उसे कहीं कुबेर के साथ, कहीं पृथक और कहीं शिशु लिए हुए दिखाया गया है। हर खाना से सूर्य की एक प्रतिमा प्राप्त हो गई है जो अपने अनुचर दंड और पिंगल के साथ मध्य में बैठे हुए दो अश्वों के रथ उदीच वेश में बैठे हुए हैं। गांधार कला में क्रीड़ारत सुंदरियों और शालभंजिकाओं का भी सुंदर अंकन हुआ है। कपिशा या बेग्राम से अनेक दंत फलक उपलब्ध हुए हैं जो रत्न मंजूषाओं के या श्रृंगारदारों के ऊपरी अंग अथवा ढक्कन प्रतीत होते हैं। इन दंत फलकों पर विभिन्न मुद्राओं में सुंदर स्त्रियों को अंकित किया गया है और वे तमाम प्रकार की वेशभूषा भी बनाए हुए हैं, जिनमें शुक्लांचुक अट्टाल विधि एक विन्यास है जिसमें बालों के जूड़े को कई घेरों से में परस्पर एक दूसरे पर टिकाकर ऊपर निकलती हुई लटों के साथ दिखाया जाता है। इसके साथ ही हंस क्रीड़ा, शुक क्रीड़ा, पान गोष्ठी, नृत्य दृश्य आदि में विभिन्न मुद्राओं में स्त्रियों के मादक सौंदर्य का प्रदर्शन किया गया है। कहीं वो दर्पण लिए हुए श्रृंगार करती दिखाई गई हैं, कहीं अपने केश निचोड़ती हुई, कहीं पुरुष का सहारा लेती हुई स्त्री की मदोन्मत्त मुद्रा, कभी वंशी बजा रही है, कभी शालभंजिका मुद्रा में स्त्रियों की मोहकता का
प्रदर्शन हुआ है। पूर्ण घट, शलाका वातायन, गजपंक्ति, हंसपंक्ति आदि पर भी भारतीय प्रभाव है। अब गांधार शैली में मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण पत्थर, जिसको शिष्ट कहा गया है, चूने मसाले और पकाई हुई मिट्टी तथा स्टक्कों से निर्मित की जाती थी। इन मूर्तियों को स्वर्णिम रंग से सुसज्जित भी किया जाता था। स्टक्को एक प्रकार का कृत्रिम मसाला था जिससे गांधार प्रदेश में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। स्टक्को मूर्तियाँ पूर्व में पंजाब से लेकर दक्षिण में सिंध तक, पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में मध्य एशिया के विस्तृत क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। प्रस्तर मूर्तियों के समान स्टक्को में भी बुद्ध, बोधिसत्व, गंधर्व, राक्षस आदि बनाए गए हैं, लेकिन जातक कथाएं स्टक्को के माध्यम से नहीं दिखाई गई हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि स्टक्को बड़ी मूर्तियों के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं था और जातक कथाओं के लिए बड़ी मूर्तियां या समूह बनाना आवश्यक होता था। स्टक्को कला 2वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 8वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, लेकिन 3री, 4थी और 5वीं शताब्दी में उसका चरमोत्कर्ष दिखलाई पड़ता है। सिरकप और तक्षशिला से प्राप्त स्टक्को मूर्तियाँ प्राचीनतम हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त मूर्तियाँ बाद के विकसित युग की हैं। हड्डा से प्राप्त स्टक्को के सिर इस कला की सर्वोत्तम देन है और चरमोत्कर्ष काल के बने हुए हैं। अब गांधार कला की विशेषताएं देख लेते हैं। उनकी विशेषताएं देखिए, गांधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा आदि में किया गया है। तो उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण वह भारतीय कला की अन्य शैलियों से अलग पहचानी जा सकती है। नंबर 1, गांधार शैली में मानव शरीर को वास्तविक ढंग से अंकित करने का प्रयास किया गया। इनमें शरीर रचना विज्ञान के अनुसार ही शरीर के अंग प्रत्यंगों एवं मांसपेशियों के उभार का सूक्ष्म अंकन किया गया है। इस प्रकार की मूर्ति का उत्कृष्टतम तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें शरीर का कंकाल मात्र शेष रहना तपस्या की उग्रता को व्यंजित करता है तथा तपस्यारत बुद्ध के तेज को भी प्रकट करता है। दूसरी विशेषता है प्रभामंडल। उनका अलंकृत प्रभामंडल बुद्ध के अलौकिक रूप की अभिव्यक्ति के लिए बुद्ध के पीछे, प्रतिमा के पीछे नक्काशी और बेलबूटों के अलंकरण से प्रभामंडल बनाया गया। तीसरी विशेषता, इस शैली की मूर्तियों में बुद्ध को यथार्थ मानव का रूप दिया गया है। बुद्ध प्रतिमा स्थानक और आसन अर्थात खड़ी और बैठी दोनों मुद्राओं में बनाई गई। स्थानक अर्थात खड़ी मुद्राओं को प्राचीन यक्ष प्रतिमाओं के अनुकरण पर बनाया गया और आसन मुद्रा के लिए योगियों को आदर्श माना गया। बुद्ध को महापुरुष, चक्रवर्ती, योगी तीनों रूपों में चित्रित किया गया। महापुरुष के लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए भवों के मध्य ऊना या रोमगुच्छ, प्रलंब कर्णपाश यानी कान का निचला भाग लंबा, प्रशस्त ललाट, विस्तृत वक्ष, आजानुबाहु लंबी बाहें और घुटनों तक लंबी बाहें, और चक्रवर्ती के लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए शीर्ष पर छत्र और पार्श्व में चमरग्राही अनुचर तथा योगी के लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए पद्मासन, नासाग्र दृष्टि, ध्यान मुद्रा आदि का सहारा या अवलंबन लिया गया। चौथी विशेषता, बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व बुद्ध बोधिसत्व कहलाते थे। गांधार शैली में दोनों मूर्तियों में अंतर दिखाया गया है। संबोध प्राप्ति से पूर्व 29 वर्ष तक राजकीय वैभव में रहने वाले बोधिसत्व की प्रतिमाओं को अलंकार युक्त और बुद्ध को अलंकार रहित दिखाया गया। पांचवी विशेषता, इस शैली के बुद्ध यूनानी देवता अपोलो जैसे दिखते हैं। जिस समय महायान संप्रदाय के द्वारा बुद्ध की प्रतिमा बनाने का आदेश मिला, उस समय बुद्ध का कोई चित्र किसी को उपलब्ध नहीं था। बुद्ध को अभी तक प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता था। यूनानी कला में देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने का प्रचलन था, अतः शिल्पकारों ने उन्हीं के अनुकरण पर बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया। यूनानी कलाकारों ने बुद्ध का गोल चेहरा, कुंचित केश और वस्त्र विन्यास यूनानी और रोमन कला से प्रतीत होता है। अपोलो और एफ्रोडाइट के सिर पर केशों का जूड़ा एक उभार रूप में प्रदर्शित होता था, जिसे क्रोबिलोज कहते थे। गांधार शैली के बुद्ध प्रतिमाओं में बुद्ध के सिर पर बालों का जूड़ा बनाया गया, जिसे उश्लीष कहा गया। नंबर 6, वस्त्रों की बनावट पर रोम के अगस्टस युग की मूर्तियों का प्रभाव है। वस्त्रों की एक एक सिलवट बारीकी सी दिखाई गई है। बुद्ध को कहीं कहीं टोगा अर्थात पूरा का पूरा चोगा जैसा वस्त्र जो गले से नीचे पैरों तक ढका हुआ रहता है, समान वस्त्र धारण किए हुए दिखलाया गया। सातवीं विशेषता, और गांधार कला की मूर्तियों में वस्त्र मोटे और भारी तथा कंधों को ढकते हुए बनाए गए हैं। उनकी आठवीं विशेषता है कि गांधार कला में मूंछों का भी अंकन किया गया।
नौवीं विशेषता ये है कि मूर्तियों में आभूषणों का बहुल प्रयोग इस शैली की विशेषता है। और अंतिम, बुद्ध के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का भी सूक्ष्म अंकन गांधार कला में किया गया है। इस प्रकार के अनेक दृश्य शिलापट्टों पर प्राप्त हुए हैं। सभी दृश्यों में मानवीय भावों की सुंदर अभिव्यक्ति प्रदर्शित की गई हैं। तो ये उनकी गांधार कला की विशेषताएं थी, पर कुछ विद्वानों ने इसमें उनकी आलोचना भी की है और कहा है कि जैसे मार्शल ने कहा है कि यूनानियों के लिए मनुष्य का सौंदर्य और बौद्धिकता महत्वपूर्ण है, परंतु भारतीय दृष्टि भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर अधिक निबद्ध रहती है। यूनानी विचारधारा स्थूल और सीमाबद्ध थी, जबकि भारतीय विचारधारा सूक्ष्म और निस्सीम थी। और एस के सरस्वती का कहना है कि गांधार शैली में बुद्ध के जीवन का विस्तृत अंकन होने पर भी वे मशीन की बनी प्रतीत होती हैं। उनमें स्वच्छंदता और भावात्मकता का अभाव है, जिसके कारण भरूच, सांची, बोधगया और अमरावती की कला अलग से उनकी मूर्तियाँ पहचानी जा सकती हैं कला में। स्टेला केमिस ने भी कहा कि गांधार मूर्तियों में भारतीय परंपरा के प्रतिकूल तत्व हो गए हैं, उसकी आलोचना की है। बुद्ध की पद्मासन मूर्तियों में उन्होंने कहा कि कड़ापन अधिक है, उनकी आंखें पूरी खुली हैं, कमल की पंखुड़ियाँ इतनी नुकीली हैं कि गढ़ती सी प्रतीत होती हैं। जबकि भारतीय परंपरा में योगासन की मुद्रा में योगी के लिए सुखद होती है और इस मुद्रा में योगी का शरीर एक अलौकिक परिवेश में होता है। गांधार मूर्तियों में ऐसा भाव नहीं दिखाई देता। कुमार स्वामी का कहना है कि यद्यपि परवर्ती भारतीय तथा चीनी बौद्ध कला में पश्चिमी रूपों का स्पष्ट प्रभाव है, तथापि गांधार की यथार्थवादी कला निगूढ़ मिथ्यात्व का ही आभास देती है। अर्थात वो आध्यात्मिकता का आभास नहीं देती है, बल्कि वो मिथ्या का ही आभास उसमें होता है। गांधार मूर्तियों में एक बहुत बड़ा दोष यह था कि इसमें बुद्ध के सिर केश युक्त दिखाए गए हैं, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार संन्यास लेते समय बुद्ध ने अपना सिर मुड़ा लिया था। तो ये सत्य है कि गांधार शैली भारतीयता की कसौटी पर निर्दोष नहीं ठहरती, पर फिर भी इस शैली ने परवर्ती कला को प्रभावित किया। गांधार कला का प्रभाव मथुरा कला, अमरावती कला तक में भी देखा जा सकता है। गुप्तकालीन कला में भारतीय तत्वों का पूर्ण विकास हुआ तथा गांधार कला अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं रख सकी। भारत में हुणों के आक्रमण के समय फलस्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गांधार कला समाप्त प्राय हो गई। गांधार कला ने तुर्किस्तान, चीन, जापान और मंगोलिया की कला को भी प्रभावित किया। कश्मीर और अफगानिस्तान में 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी तक गांधार कला का प्रचलन रहा। इन स्थानों में गांधार शैली के अनेक चित्र उपलब्ध हुए हैं। यूनानी शैली में भारतीय विषयों का अंकन ऐसा लगता है, अनेक विद्वानों का कहना है कि मानो गांधार कला के हाथ तो यूनानी हो और उसका हृदय भारतीय हो, अर्थात विषय तो भारतीय ही था। महात्मा बुद्ध पर ही सारी मूर्तियाँ बनाई गई अधिकतम, तो इसलिए हृदय भारतीय था और कलाकारों के हाथ यूनानी थे और रोमन थे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा है, आपको पसंद आया होगा ये मूर्तिकला का पाठ। गांधार शैली समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, वॉच टाइम बढ़ाइए। थैंक यू।